प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा उदारवाद। क्या? उदारवाद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंतर्गत यही एक ऐसी विचारधारा है जो अभी तक जीवित है, अर्थात लगभग 400 वर्ष हो गए यह विचारधारा अभी भी अस्तित्व में है। इसका मूल कारण यही है कि वास्तविक रूप में यह विचारधारा एक लचीली विचारधारा है, एक गतिशील विचारधारा है, और जिस विचारधारा में, जिस संस्था में, जिस व्यक्ति में लचीलापन पाया जाता है, समय के हिसाब से अपने आप में यदि कोई विचारधारा या व्यक्ति या संस्था अपने आप में परिवर्तन कर लेती है तो वह लंबे समय तक जीवित रह सकती है। यही लक्षण उदारवादी विचारधारा में भी पाया जाता है। अतः आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि उदारवादी विचारधारा एक लचीली विचारधारा है, एक गतिशील विचारधारा है, और 400 वर्ष हो गए अभी तक भी इसका अस्तित्व बना हुआ है और संपूर्ण दुनिया में उदारवादी विचारधारा की जीत हुई है। 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है, वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उदारवादी विचारधारा की ही जीत हुई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये उदारवाद है क्या, इसका अर्थ क्या है। आज हम केवल दो बातें बताएंगे इसके ऊपर, उदारवाद का क्या अर्थ है और इसका जन्म एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया ये बात कि 400 वर्ष हो गए, लगभग कितने वर्ष हो गए, 400 वर्ष के लगभग हो गए यह विचारधारा अभी भी अस्तित्व में बनी हुई है। अब इसके बाद में सबसे जो पहली बात हम लेंगे, इसका अध्ययन हम 2 पार्टों के आधार पर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो इसका पार्ट होगा वो ये होगा कि वास्तविक रूप में जो उदारवाद है इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। क्या? लिबरलिज्म। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। क्या कह रहे हैं? लिबरलिज्म, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। मतलब लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति, क्या? लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के लिबर मतलब लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनहीन अवस्था अथवा स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कैसे है, इसकी बातें करेंगे आगे। ध्यान दें, अब इसका जो अभिप्राय है, इसका सामान्य सा भावार्थ होगा कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ध्यान रखेंगे, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनहीन अवस्था अथवा स्वतंत्रता। अब इसकी परिभाषा देंगे हम, ध्यान दें, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका केंद्रीय विषय स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब वास्तविक रूप में जो उदारवादी विचारधारा है इसका जो केंद्रीय विषय है, क्या कह रहा हूं, जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब उदारवादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी रूप में यहाँ निरंकुश तंत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राज्य को, शासन को, सरकार को साधन माना जाएगा और व्यक्ति को साध्य माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या? व्यक्ति को साध्य माना जाएगा, शासन को, सरकार को, राज्य को साधन माना जाएगा इस विचारधारा में। किसमें? उदारवाद में। इसके ऊपर कितने प्रश्न बनते हैं। अच्छा, इसके बाद में परिभाषा दे रहे हैं एक विद्वान, क्या? मैकगवर्न। क्या? मैकगवर्न क्या कह रहे हैं? एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का यौगिक है। क्या है?
यौगिक है, इनमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। मतलब वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा में एक तरफ लोकतंत्र की बातें ली गई हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की बातें ली गई हैं। व्यक्तिवाद की बातें किस रूप में ली गई हैं कि व्यक्ति वास्तविक रूप में बुद्धिमान है इसलिए वह स्वतंत्र रहे, और दूसरा क्या है, लोकतंत्र से ये लिया गया है कि वास्तविक रूप में जन कल्याण से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए इन दोनों का यौगिक है, किस किस का, लोकतंत्र और व्यक्तिवादी विचारधारा का यौगिक है। कौन कह रहे बात, मैकगवर्न। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी जा रही है किसके द्वारा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि यह शासन की एक पद्धति तथा नीति के रूप में स्वतंत्रता के प्रति, अब ध्यान दें यहाँ, स्वतंत्रता के प्रति मूल बात ये क्या है कि स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचार है। मतलब वास्तविक रूप में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है ये। क्यों, क्योंकि इसका वास्तविक रूप में केंद्रीय विषय व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह समाज के संगठन का एक सिद्धांत है तथा व्यक्ति व समाज की एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है ये। मतलब उदारवादी विचारधारा वास्तविक रूप में व्यक्ति व समाज की जीवन शैली है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। व्यक्ति को अपने आप में साध्य माना जा रहा है, जबकि शासन को क्या माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है। सरकार क्या माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है। राज्य क्या माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है। समाज में अन्य जितनी भी संस्थाएं उन सबको क्या माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है, जबकि व्यक्ति क्या है, साध्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका जो केंद्र बिंदु यही है कि ये वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है और व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है। ये दो बात ध्यान रखेंगे, बस समग्र बात समझ में आ जाएगी। अब ध्यान दें, इसके बाद में एक बात और ध्यान दें कि अब हम इसके जन्म और विकास की बात करें, किसकी, आधुनिक उदारवाद की। देखो वास्तविक रूप में देखा जाए तो उदारवाद की शुरुआत आधुनिक समय से ही होती है। कब से होती है, जबकि वास्तविक रूप में मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का प्रारंभ हो रहा था। उस समय जो परिस्थितियां जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु इससे पहले वास्तव में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में उदारवाद की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर उदारवाद के बीज मौजूद है। इसी के साथ में एक विचारधारा है, नोट कीजिएगा, एपिक्यूरियनवाद। क्या, एपिक्यूरियनवाद। ये क्या है, भौतिक सुख को प्रधान मानते हैं, इसलिए ये धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। कौन, फिर से बोल रहा हूं, एपिक्यूरियनवाद। ये प्राचीन समय की एक विचारधारा थी। इसी के साथ में विचारधारा और चलती थी, स्टोइक विचारधारा। वो भी वास्तविक रूप में भौतिक सुख को तो प्रधान नहीं मानते थे, मगर वो मानसिक सुख को प्रधान मानते थे, इसलिए उन्होंने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में या प्राचीन यूनान के अंतर्गत वास्तविक रूप में उदारवाद की बातें की जा चुकी थी, लेकिन वास्तविक रूप में इसका जो प्रारंभ होता है वो आधुनिक युग से होता है। कब से होता है, आधुनिक युग से होता है। इसलिए अब हम इसका दूसरा जो पार्ट लेंगे वो लेंगे उदारवाद का जन्म एवं विकास। नोट कीजिएगा, जन्म एवं विकास। अब नोट कीजिएगा, आधुनिक उदारवाद के जन्म एवं विकास में निम्न परिस्थितियां सहायक रही है। मतलब उस समय वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण मध्य युग का अंत हो रहा था। मतलब ईश्वरवाद का, विश्वासवाद का, आस्था का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का प्रारंभ हो रहा था। आधुनिक युग का प्रारंभ का मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ जो मध्य युग की बातें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इन बिंदुओं के आधार पर इसको समझेंगे हम, तो ध्यान दें। नंबर एक बात, पहली परिस्थिति कौन सी है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि इन्होंने उदारवाद के विकास में योगदान दिया है, पुनर्जागरण। क्या, पुनर्जागरण। वास्तविक रूप में पुनर्जागरण का सीधा सा अभिप्राय ये है कि यहाँ जो प्राचीन यूनान के अंतर्गत विवेक और बुद्धि की बातें की जा रही थी, उस विवेक और बुद्धि की बातों को पुनः स्वीकार किया जा रहा था। और डैनिंग ने कहा है कि ईश्वर, क्या, ईश्वर की सत्ता का स्थान विज्ञान तथा मानव
विज्ञान तथा मानव तर्क ने लिया था। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उपवाद, ईश्वरवाद, प्राकृतिक कानून, ये सारी धारणाएं अवधारणाएं समाप्त हो रही थी और उनका स्थान विज्ञान का मानव तर्क ने लिया था, मानव तर्क ने लिया था। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेकवान है, तो वास्तविक रूप में वह स्वतंत्र है, ठीक से निर्णय ले सकता है। क्या ठीक से निर्णय ले सकता है? तो पुनर्जागरण ने वास्तविक रूप में उदारवाद के जन्म में सहायता दी है, अर्थात सहायक रहा है। कौन? पुनर्जागरण। दूसरा जो इसकी परिस्थिति है जिसके कारण उदारवाद का जन्म हुआ और इसके विकास में सहयोग दिया, वो है धर्म सुधार आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? धर्म सुधार आंदोलन। वास्तविक रूप में मार्टिन लूथर तथा काल्विन के द्वारा, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्टिन लूथर तथा काल्विन के द्वारा जो पोप के विशेषाधिकार थे, क्या जो पोप के विशेषाधिकार थे उनको धीरे धीरे समाप्त किया गया। वास्तविक रूप में धार्मिक सहिष्णुता के द्वारा बातें की गई है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात ये करते हैं तो चाहे कहने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में यदि स्वतंत्रता की बात की जाती है इसका मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक स्वतंत्रता की बात भी की जाती है। तो जब स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो वही उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? स्वतंत्रता ही तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए आप कह सकते हैं धर्म सुधार आंदोलनों ने भी वास्तविक रूप में उदारवाद के जन्म एवं विकास में सहायता दी है। तीसरा, निरंकुश शासनों के विरुद्ध विरोध के आंदोलन तथा क्रांतियां। वास्तविक रूप में इंग्लैंड के अंतर्गत गौरवमयी क्रांति हुई थी, ठीक है। इसी के साथ में फ्रांस के अंतर्गत भी क्रांति हुई थी। वास्तविक रूप में यहाँ जो क्रांतियां हुई थी वो जो राजा के दैवीय अधिकार थे उन दैवीय अधिकारों को समाप्त किया जा रहा था और वास्तविक रूप में यहाँ ये कहा जा रहा था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, और स्वतंत्रता दी जाए तो ये तभी संभव हो सकता था जबकि निरंकुश शासनों का विरोध किया जाए। इसी के साथ में सीमित शासन की स्थापना की जाए। सीमित शासन की स्थापना होगी तो वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा व्यक्ति की गतिविधियों के अंतर्गत कम से कम हस्तक्षेप किया जाएगा तो ही व्यक्ति स्वतंत्र रह पाएगा। इसलिए निरंकुश शासन के विरोध, क्या निरंकुश शासन के विरोध के आंदोलन तथा क्रांतियां, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या? निरंकुश शासन के विरुद्ध विरोध के आंदोलन तथा क्रांतियां। पांचवा, चौथा, औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीवाद का उदय। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तविक रूप में जैसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतियां हुई हैं तो फिर इससे क्या हुआ कि वास्तविक रूप में जो पूंजीपति हैं वो ज्यादा धन कमाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे, धन को एकत्रित करने पर ध्यान दे रहे थे। हाँ, वो कब संभव हो सकता था? वो तभी संभव हो सकता था वास्तविक रूप में जबकि जो पूंजीपति थे उनके ऊपर कम से कम सरकार का नियंत्रण हो, और सरकार का कम से कम नियंत्रण होगा इसका मतलब यही है कि भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा जाए, और स्वतंत्र छोड़ा जाए तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता को प्रबल दिया जा रहा है, और स्वतंत्रता को प्रबल दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उदारवाद के जन्म और विकास में सहायक। तो इसलिए औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीवाद का जो उदय हो रहा है इन्होंने भी वास्तविक रूप में उदारवाद के विकास में सहयोग दिया है। अगला, पांचवा, 20वीं सदी में समग्रतावादी राज्यों का विरोध है। वास्तविक रूप में 20वीं सदी के अंतर्गत जितने भी समग्रतावादी या सर्वसत्तावादी राज्य थे, जैसे हम ये कहें नाजीवाद है, फांसीवाद है, वास्तव में इनका खुलकर विरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन शासनों के अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता, व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी निरंकुश शासन थे उन सभी का जनता के द्वारा जी भरकर विरोध किया गया। जब जी भरकर विरोध किया गया तो इसलिए किया गया कि व्यक्ति वास्तव में विवेकवान है और वहाँ व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
और जैसे स्वतंत्रता की बात की जाती है, समग्रतावादी राज्यों का विरोध किया जा रहा है, तो इसका केंद्र बिंदु भी क्या है? स्वतंत्रता ही है। उदारवाद का केंद्र बिंदु भी क्या है? स्वतंत्रता ही है। अर्थात कहने का भाव अर्थ ये है कि 20वीं सदी में जो समग्रतावादी राज्यों का विरोध किया गया, इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इसने भी उदारवाद के विकास में सहयोग दिया है। अर्थात मूल बात यहाँ ये देखनी है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर किन किन परिस्थितियों ने बल दिया, किन किन तत्वों के कारण वास्तव में ये कहा गया कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे। मतलब मूल बात इस विचारधारा की एक ही है कि ये व्यक्ति को स्वतंत्र करना चाह रहा है। मतलब यहाँ अंत में मैं कहना चाहूँगा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तविक रूप में सारी बातें यदि हमारी समझ में आ जाती हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ 3 बिंदु और बनाए हैं अलग से। ये तो देखो, ये 5 तो वो परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने उदारवाद के विकास में सहयोग दिया है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब ये जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में उदारवादी विचारधारा को समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। नंबर 1, जो उदारवादी विचारधारा है, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, लचीली एवं गतिशील चिंतन प्रणाली है ये। मतलब वास्तव में ये विचारधारा समय के साथ अपने आप में परिवर्तन कर लेती है, और परिवर्तन कर लेते तभी तो जीवित है, नहीं तो और कितनी विचारधाराएं तो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही, लुप्त होती जा रही। लेकिन उदारवादी विचारधारा समाप्त नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। अगला उदारवाद का अगला बिंदु, केंद्रीय विचार। मतलब उदारवाद विचारधारा का केंद्रीय विचार व्यक्ति स्वयं अपना साध्य है। ये विचारधारा क्या कह रही है कि व्यक्ति स्वयं अपना साध्य है, और राज्य सहित सभी संस्थाएं व व्यवस्थाएं साधन मात्र हैं। मतलब व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं राज्य के अंतर्गत, जितनी भी व्यवस्थाएं, वो सब व्यक्ति के साधन है, और व्यक्ति अपने आप में क्या है? साध्य है। और इससे अच्छी बात कौन सी विचारधारा कह सकती है? जितना कि उदारवादी विचारधारा कहती है, वास्तव में व्यक्ति है, साध्य है। व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही सम्मान के योग्य है। ये किसी का साधन नहीं है, ये अपने आप में साध्य है। इसे किसी का उपकरण नहीं बनाया जा सकता। राज्य के कानूनों को बदला जा सकता है, संस्था को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यही तो कहती है विचारधारा। ठीक है। अगला, किसी भी प्रकार की निरंकुशता या जोर जबरदस्ती से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध एवं समर्पित है ये विचारधारा। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात फिर दोहरा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की निरंकुशता या जोर जबरदस्ती से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध एवं समर्पित है ये विचारधारा। मतलब किसी भी रूप में व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया जाएगा, निरंकुशता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसके व्यक्तित्व की रक्षा के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित है, प्रतिबद्ध है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति। किसके प्रति? व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्या कह रहा हूँ? उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसके ऊपर किसी भी रूप में निरंकुशता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति स्वतंत्र है। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये विचारधारा वास्तविक रूप में स्वतंत्रता के ऊपर बल देती है, और निरंकुशता और इसी के साथ में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती को ये विचारधारा स्वीकार नहीं करती है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये हो गया आपका उदारवाद का क्या अर्थ है, और इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, इसका विकास किन परिस्थितियों में हुआ। ये 2 बातें हमने ली है। अगली वीडियो में हम उदारवाद के मूल सिद्धांत और आलोचना की बातें करेंगे। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।